Today we are going to discuss about present indefinite tense. Present indefinite means habitual action, यानी जिसको हमने आज तक प्रेजेंट इंडेफिनेट पढ़ा उसमें हम कौन सा एक्शन यूज़ कर रहे हैं। इसमें हम हैबिचुअल एक्शन यूज़ कर रहे हैं। हैबिचुअल एक्शन यानी हमने एक्शन पढ़ा। एक्शन क्या होता है? क्रिया। अब क्रिया को विभिन्न रूप में पढ़ रहे हैं, विभिन्न फॉर्म्स पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में मैंने ये बताया था कि टेंस में हम वर्ब पढ़ रहे हैं और वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं। तो इसमें हम आज फर्स्ट फॉर्म जो कि हैबिचुअल एक्शन होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, जिसको आज तक हमने प्रेजेंट इंडेफिनेट के नाम से पढ़ा। प्रेजेंट इंडेफिनेट खूब सुना है, सबने सुना है। हिंदी में इसको कहते हैं वर्तमान अनिश्चित काल। आई बात समझ में? और हमने आज तक ऐसे सीखा था ताहे तीहे तें, ऐसा कुछ नहीं समझना। सबसे मेन चीज है हैबिचुअल एक्शन, मतलब आदतन क्रिया। आदतन क्रिया मतलब ऐसा एक्शन जो आदत में होता है, हैबिट में होता है, जिसको हम रोज करते हैं, वो एक्शन हमें पढ़ना है इसके अंदर। प्रेजेंट इंडेफिनेट मीन्स हैबिचुअल एक्शन, आदतन क्रिया। आदतन क्रिया क्या होती है? जो रोज की जाती है, आदत में होती है। जैसे पक्षी उड़ते हैं, आदत है, रोज उड़ते हैं। हम स्कूल जाते हैं, बच्चा रोता है, गाय घास खाती है, व्यापारी व्यापार करता है, अध्यापक पढ़ाता है, बच्चे खेलते हैं, घोड़ा दौड़ता है, माताजी भोजन पकाती है। इन सब में पकाती है, बेचती है, खाती है, हम जाते हैं, खेलते हैं, इसका मतलब रोज होता है काम, हैबिचुअल एक्शन। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट में हैबिचुअल एक्शन पढ़ना है। हैबिचुअल एक्शन समझना है कि ऐसा एक्शन जो रोज होता है वो हैबिचुअल एक्शन, आदतन क्रिया। प्रेजेंट इंडेफिनेट मीन्स हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन जो रोज होता है उसको हैबिचुअल एक्शन कहते हैं। आई बात समझ में? अब इसमें हम देखते हैं हैबिचुअल एक्शन में क्या होता है, यानी हम सेंटेंस में बनाएंगे तो क्या करेंगे। वी डू नॉट यूज हेल्पिंग वर्ब इन सिंपल सेंटेंस, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो वाक्य बनाते हैं उसमें क्या नियम चलते हैं वो हम देख रहे हैं। वी डू नॉट यूज एनी हेल्पिंग वर्ब इन सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य में कोई भी सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता। बट इफ यू फाइंड द सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, लेकिन अगर हमें सब्जेक्ट यानी कर्ता थर्ड पर्सन तथा सिंगुलर नंबर मिल जाता है, थर्ड पर्सन भी होना चाहिए और सिंगुलर भी होना चाहिए, बोथ क्वालिटीज मस्ट बी इंक्लूडेड। केवल थर्ड पर्सन से काम नहीं चलेगा, थर्ड पर्सन भी होना चाहिए और सिंगुलर भी होना चाहिए। देन वी हैव टू यूज एस और यस विद द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। तो ऐसी स्थिति में हम मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या यस का प्रयोग करते हैं। कहने का मतलब ये है प्रेजेंट इंडेफिनेट का जब हम वाक्य बनाते हैं तो इसमें क्या होता है, प्रेजेंट इंडेफिनेट के सिंपल सेंटेंस में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करते, केवल मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। लेकिन यदि कर्ता थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होता है तो मुख्य क्रिया के साथ एस या यस का प्रयोग करते हैं। आगे बात समझ, ये बात थी सिंपल सेंटेंस की। किसकी बात थी? सिंपल सेंटेंस की बात थी, साधारण वाक्य के अंदर।
यानी साधारण वाक्य जो होता है उसमें सहायक क्रिया नहीं लगती, केवल मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लगती है, और फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और यस लगता है अगर सब्जेक्ट यानी कर्ता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर हो। लेकिन बट whether we find the sentence negative, interrogative और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, लेकिन अगर हमें वाक्य नेगेटिव, इंट्रोगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव मिल जाए, नकारात्मक, प्रश्नवाचक या प्रश्नवाचक नकारात्मक अगर वाक्य हो या हम बनाना चाहते हैं उसको, देन वी हैव टू अप्लाई द हेल्पिंग वर्ब डू और डज। तो फिर हमें डू या डज सहायक क्रिया का प्रयोग करना पड़ेगा। आई बात समझ? यानी हेल्पिंग वर्ब नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में यूज होती है, सिंपल सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है, नियम है। क्लियर? वी डू नॉट यूज एनी हेल्पिंग वर्ब इन सिंपल सेंटेंस, but whether we find the sentence negative, interrogative or interrogative negative, then we will have to apply do or does as helping verbs. Clear? आप देखो, ये जो दो हेल्पिंग वर्ब हो गई डू और डज, तो अब डू का प्रयोग कहाँ करते हैं? ये जो डू है, डू का प्रयोग कैसे करें? अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो, यानी सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन हो, सेकंड पर्सन हो या प्लूरल नंबर हो, तो हेल्पिंग वर्ब डू का प्रयोग करेंगे। जैसे आई और वी, ये आई और वी ये दोनों फर्स्ट पर्सन है, ये यू ये सेकंड पर्सन है, और ये दे थर्ड पर्सन है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सब्जेक्ट तीनों पर्सन आ रहे हैं इसमें। आई वी फर्स्ट पर्सन है, यू सेकंड पर्सन है, और ही शी इट दे ये सब थर्ड है। लेकिन केवल दे का ही इस्तेमाल जब होगा तभी डू लगेगा, क्योंकि दे सिंगुलर नहीं है, दे प्लूरल है इसलिए। तो आई वी यू दे या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट कोई हो, जैसे बॉयज, तो ये प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, तो हम उसके साथ डू का प्रयोग करें। क्लियर? अब डज का प्रयोग कब करते हैं? अनदर हेल्पिंग वर्ब है डज। अब डज कब लगती है? जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन हो और सिंगुलर नंबर हो, यानी थर्ड पर्सन भी होना चाहिए और सिंगुलर भी होना चाहिए, तो डज लगेगा। क्लियर? अब जैसे ही, शी, इट या कोई नाम, ये सब थर्ड पर्सन है और सिंगुलर भी है। आई बात समझ में? तो इस तरह से ये हमें ध्यान रखना है, डू कहाँ लगेगा और डज कहाँ लगेगा। सीधी सी बात है, फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ डू और थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ डज। क्लियर? अब इसके बाद में हम बात करते हैं कि सेंटेंस बनाने का फार्मूला क्या है। फार्मूला मतलब, फार्मूले का मतलब होता है सूत्र। वाक्य बनाने का सूत्र क्या है? सूत्र समझ में आना चाहिए। जैसे मैथमेटिक्स में भी फार्मूला होता है, सूत्र होता है, वैसे इंग्लिश में सेंटेंस बनाने के लिए फार्मूला चलता है। फंक्शनल सेंटेंस बनाने में फार्मूला चलता है, और मॉडल सेंटेंस बताए थे मैंने, उसमें भी कुछ फार्मूले हैं, लेकिन वो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट उसमें नहीं होता। ये केवल फंक्शनल सेंटेंस के फार्मूले हैं। ये फार्मूला जो मैं बता रहा हूँ ये फंक्शनल सेंटेंस का है, मॉडल सेंटेंस में फार्मूला लागू नहीं होता है, जो हमने, क्योंकि उसमें वर्ब नहीं होती इसलिए। तो सबसे पहले हमें वाक्य जो मिलेगा वो हिंदी में मिलेगा। हिंदी में वाक्य हमें कोई देगा, उसी की हमें ट्रांसलेशन करनी है। तो जब हम हिंदी में वाक्य बनाते हैं तो उसमें सबसे पहले आता है कर्ता, फिर आता है कर्म, और फिर आती है क्रिया। कर्ता, कर्म और क्रिया।
लेकिन इंग्लिश में थोड़ा सा चेंज है। इंग्लिश में जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो पहले आता है उसमें कर्ता, फिर आती है क्रिया और फिर आता है कर्म, यानी वर्ब बीच में आती है, ऑब्जेक्ट बाद में आता है। जैसे जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, जैसे सीता कपड़े सिलती है। सीता कपड़े सिलती है तो इसमें काम कौन कर रहा है? सीता। तो सीता करता है, पहले सीता आ गया, फिर कर्म आ गया कपड़े, और फिर सिलती है, ये वर्ब है जो लास्ट में। आई बात समझ? लेकिन अगर हम अब इसके इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे तो इसमें वर्ब को इधर रखना पड़ेगा, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। अब ये जो वर्ब है, इस वर्ब को भी हम जानते हैं, हमने पढ़ी है। वर्ब वर्ब भी दो प्रकार की होती है, एक हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। तो हमारा कंप्लीट फार्मूला ये है, कंप्लीट फार्मूला जो है वो ये है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर। दिस इज द फार्मूला। ये एक ही फार्मूला है मेरे पास, इसी फार्मूले से सेंटेंस बनेगा, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट और अदर। इसके अलावा कोई दूसरा फार्मूला नहीं बताऊंगा, यही फार्मूला है, इसी फार्मूले से सेंटेंस बनेगा, चाहे वो कोई से टेंस का हो। क्लियर? अब जैसे इसी को मैं यहाँ ट्रांसलेट कर देता हूँ, सीता कपड़े सिलती है। सीता सब्जेक्ट है, तो सबसे पहले हमने लिख दिया सीता, ठीक है। अब सब्जेक्ट के बाद क्या आता है? वर्ब आती है। वर्ब में पहले हेल्पिंग वर्ब आती है, तो अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब कौन से लगेगी? लगेगी नहीं। क्यों? क्योंकि ये सिंपल सेंटेंस है, सीता कपड़े से, इसलिए नहीं लगेगी। नहीं लगेगी मत लगाओ, छोड़ो। तो फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब क्या है? सिलना, स्टिच। ये मेन वर्ब लिख दी मैंने। अब इसके बाद में वापस इधर जाना है, सब्जेक्ट को देखना है। अब सब्जेक्ट सीता है, थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर भी है, तो मेन वर्ब के साथ एस या ई एस का यूज़ करते हैं। तो यहाँ सी एच आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ई एस लग जाएगा, सीता स्टिचेज, और फिर यहाँ आ जाएगा ऑब्जेक्ट लास्ट में क्लोथ्स, सीता स्टिचेज क्लोथ्स। इस तरह से हमारा सेंटेंस बन गया। आई बात समझ में? तो ध्यान ये रखना है, हिंदी में फार्मूला अलग होता है सेंटेंस बनाने का, और इंग्लिश में फार्मूला अलग होता है। हिंदी में पहले सब्जेक्ट, फिर ऑब्जेक्ट और फिर वर्ब। इंग्लिश में पहले सब्जेक्ट, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। क्लियर? ये ध्यान रखना है। अब ये एक एग्जांपल और दिया हुआ है यहाँ पे, सीता कपड़े धोती है। अभी उधर सिल रही थी या धोती है? सीता कपड़े धोती है। ये कैसा सेंटेंस है? सिंपल सेंटेंस है, सिंपल। मैंने बताया था कि सेंटेंस जो है, मॉडल सेंटेंस 4 प्रकार के होते हैं, फंक्शनल 7 प्रकार के होते हैं, ऐसा मैंने बताया था। तो फंक्शनल में 7 कौन कौन से? पहला सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव नेगेटिव, फिर उसके बाद ऑप्टेटिव, फिर एक्सक्लेमेटरी, और फिर इम्पेरेटिव, आज्ञा सूचक। इस तरीके से मैंने बताया। तो आज्ञा सूचक वाक्य तुमने पहले सीख लिया, बाद में डिस्कस करने का। अभी 4 की बात कर रहे हैं। सिंपल सेंटेंस है, सीता कपड़े धोती है। तो सीता सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब लगेगी नहीं, मेन वर्ब आ गई, इसमें ई एस लग रहा है। अब प्रॉब्लम ये क्रिएट हो गई कि एस कहाँ लगाएं और ई एस कहाँ लगाएं। वर्ब के साथ एस कब लगेगा और ई एस कब लगेगा? तो इसमें क्या है, ये जो वर्ब है, वर्ब वर्ब के लास्ट में, अगर वर्ब के लास्ट में लास्ट का वर्ड
लास्ट का वर्ड नहीं, लास्ट का लेटर। जैसे क्या आ जाए, एस, एस एच, सी एच, डबल एस, एस एस एच सी एच डबल एस, एक्स अथवा ओ आ जाए, तो उसके साथ क्या लगा देंगे हम, ई एस लगा देंगे, अदरवाइज एस लगेगा। एस, एस एच सी एच डबल एस, एक्स अथवा ओ, तो हम ई एस लगाएंगे। तो अब इसमें सी एच एस एच आ रहा है, इसलिए ई एस लग जाएगा। नेगेटिव, अब नेगेटिव बढ़ाएंगे तो सब्जेक्ट आ रहा है सीता, फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगी इसमें डज। अब सीता थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, इसलिए डज लगेगा। सीता डज, फिर नॉट लगाना ये नेगेटिव के लिए, फिर वाश, फिर ये एस और एस जो है लगाया था सिंपल सेंटेंस में, ये यहाँ हट जाएगा। यानी एस और एस केवल सिंपल सेंटेंस में यूज़ करना है। अगर नेगेटिव सेंटेंस होता है या इंट्रोगेटिव होता है या इंट्रोगेटिव नेगेटिव होता है, तो उसमें फिर एस और एस हटा दिया जाता है या लगाते नहीं हैं, क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब अप्लाई हो जाती है। क्लियर। सीता डज नॉट वॉश क्लोथ्स, इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव को हटाने का क्या नियम है, हेल्पिंग वर्ब जो होती है सेंटेंस में वो सब्जेक्ट से पहले प्लेस कर दी जाती है। अब वो कोई सी भी हेल्पिंग वर्ब हो सकती है। डज सीता वॉश क्लोथ्स, और इंट्रोगेटिव नेगेटिव, डज सीता नॉट वॉश क्लोथ्स। आगे बात समझ लो। इस तरह से ये एक सेंटेंस हमने बना दिया। क्लियर। अब जैसे मैं लिखूं, जैसे हम आलू काटते हैं, ये एक सेंटेंस दिया मैंने, हम आलू काटते हैं, सिंपल सेंटेंस है। करता कौन है इसमें, हम, करता मतलब डूअर, सब्जेक्ट, तो अब सब्जेक्ट कौन है, हम, ठीक है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे वी। अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, काटना, काटने के लिए क्या यूज करते हैं हम, कट। अब देखो काटने के भी कई तरीके हैं। आलू काटने के लिए, अब आलू कैसे काटते हैं, पहले बीच में से दो टुकड़े करते हैं, फिर उसके बाद में बराबर बराबर के पीस किए जाते हैं। तो यहाँ आलू काटने के लिए कट शब्द सूटेबल नहीं है, तो हम यहाँ यूज करेंगे चॉप। वे चॉप पोटैटो। अब ये वी जो है कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, और प्लूरल भी है, इसलिए यहाँ एस और एस का कोई सिस्टम नहीं है, नहीं लगाना। एस और एस केवल तभी लगाना जब सब्जेक्ट थर्ड पर्सन और सिंगुलर नंबर, अदरवाइज नहीं लगाना। क्लियर हो गई बात। अब इसका नेगेटिव अगर हम बढ़ाएं तो फिर हम बढ़ा देंगे वी डू नॉट चॉप पोटैटो। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो ये डू जो है सब्जेक्ट से पहले प्लेस कर देंगे, डू वी चॉप पोटैटो और डू वी नॉट चॉप पोटैटो, इस तरीके से। आई बात समझ। और हम सेंटेंस देख लेते हैं। मोहन आलू बेचता है, मोहन आलू बेचता है। अब मोहन आलू बेचता है तो भाई साहब ये मोहन जो है नाम आ गया। अब ये थर्ड पर्सन है। अब थर्ड पर्सन क्या होता है, कैसे पहचाने कि ये थर्ड पर्सन है, भाई हमने सीखा कि जब हम बातचीत करते हैं, ठीक है, तो बातचीत करने के लिए कितने व्यक्ति चाहिए, दो, एक बोलने वाला और एक सुनने वाला। जो बोलने वाला होता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, सुनने वाला जो होता है वो सेकंड पर्सन होता है, और जिसके बारे में बात करते हैं वो थर्ड पर्सन होता है। अभी बोल रहा कौन है, मैं बोल रहा हूँ। सुन रहा कौन है, आप सब सुन रहे हो। अब अपन दोनों बात किसकी कर रहे हैं,
मोहन की, कि भाई मोहन आलू बेचता है। अब व्यापारी है बेचारा, आदत है, रोज का काम है, हैबिचुअल एक्शन है, बेचता है, बिजनेस है, मोहन आलू बेचता है। तो सबको पता है भाई आलू लेना तो उसके पास चले जाओ। मोहन कौन सा पर्सन हो गया? थर्ड पर्सन, इसलिए मोहन लिख दिया हमने, मोहन। अब मेन वर्ब सेल। अब मोहन थर्ड पर्सन है और सिंगुलर है, इसलिए इसके साथ एस लगेगा। अब ई एस क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि आखिर में एस, एस एस, सी एस, डबल एस, एक्स अथवा ओ ऐसा कुछ नहीं है इसमें, केवल एल आ रहा है, इसलिए एस लग जाएगा, ये ध्यान रखना। मोहन सेल्स पोटैटोज। अब नेगेटिव में मोहन थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, इसलिए डज लग जाएगा। मोहन डज नॉट सेल पोटैटोज। डज मोहन सेल पोटैटोज? डज मोहन नॉट सेल पोटैटोज। क्लियर? इस तरह से ये सेंटेंस बन गई। ऐसे हम बहुत सारे सेंटेंस बनाते हैं, बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। आई बात समझ में? जैसे जैसे मैं वाक्य लिखूं, अध्यापक पुस्तक पढ़ाता है। अध्यापक पुस्तक पढ़ाता है, सब्जेक्ट टीचर। सिंपल सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगी, मेन वर्ब आएगी केवल। करता कौन है? सब टीचर है, टीचर टीच, फिर ई एस लग जाएगा, टीचेज बुक। टीचर टीचेज बुक। नेगेटिव में टीचर डज नॉट टीच बुक। इंट्रोगेटिव में डज टीचर टीच बुक, डज टीचर नॉट टीच बुक। समझ गए? अब यहाँ एक वर्ड आ गया टीचर। अब देखो, तो सभी जानते हैं कि टीचर होता है। अब अगर कोई ये कहे व्हाट विल बी अनदर वर्ड फॉर टीचर, व्हाट विल यू से टू द टीचर इन अनदर वर्ड, हाउ विल यू स्पीक इन इंग्लिश टू इंग्लिश, वेदर यू विल यूज अनदर वर्ड देन यू कैन स्पीक इन इंग्लिश, अदरवाइज नॉट। एक एक वर्ड बार बार यूज नहीं कर सकते। टीचर को क्या बोल सकते हैं हम? मेंटर, कोच, गाइड, ट्यूटर, इन्विजिलेटर। आई बात समझ में? फिर ऐसे जैसे बुक है, अब बुक लेगा अनदर वर्ड, बुक मीन्स एपिक, क्लासिक, डिक्शन, वॉल्यूम, एनसाइक्लोपीडिया। ये सिनोनिम्स बोल रहा हूँ मैं। DIA। क्लियर? इस तरीके से सिनोनिम भी हमें आने चाहिए। फिर मैंने जैसे अनदर एक एग्जांपल और दिया, मैं पत्र लिखता हूँ, आई राइट लेटर। अब आई फर्स्ट पर्सन है। अब देखो, आई सिंगुलर है या प्लूरल है? सिंगुलर है। आई का मतलब मैं, एक ही तो है। अब सिंगुलर है तो कोई कहेगा साहब सिंगुलर के साथ तो डज लगेगा। बिल्कुल सिंगुलर के साथ डज लगता है, लेकिन सिंगुलर हो और थर्ड पर्सन होना चाहिए। अब यहाँ आई सिंगुलर है लेकिन ये थर्ड पर्सन नहीं है, ये फर्स्ट पर्सन है, इसलिए इसके साथ डज नहीं लग सकता, इसके साथ डू लगेगा।
कॉन्सेप्ट समझना है। फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। फर्स्ट पर्सन प्लूरल हो तो डू, थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तो डज। आई राइट लेटर, नेगेटिव में आई डू नॉट राइट लेटर, इंट्रोगेटिव में डू आई राइट लेटर, डू आई नॉट राइट लेटर। क्लियर? इस तरीके से जैसे कोई भी वाक्य लिख दिया हम, जैसे बच्चे फूल तोड़ते हैं, तो हम लिखेंगे चिल्ड्रेन, सब्जेक्ट आ गया। अब यहाँ आएगा प्लक, एस नहीं लगाना क्योंकि प्लूरल है। चिल्ड्रेन प्लक फ्लावर्स, चिल्ड्रेन प्लक फ्लावर्स। अब फ्लावर्स को और क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में? ब्लॉसम। चिल्ड्रेन प्लक फ्लावर्स। नेगेटिव में चिल्ड्रेन, अब चिल्ड्रेन के लिए दूसरा वर्ड क्या यूज कर सकते हैं हम? किड्स। किड्स डू नॉट प्लक। अब तोड़ना मतलब डाली से अलग करना, उसके लिए प्लक आएगा। लकड़ी तोड़ने के लिए ब्रेक आएगा, खिड़की तोड़ने के लिए ब्रेक आएगा। हर सिचुएशन में वर्ड जो है वो सिस्टम के हिसाब से यूज़ करना पड़ेगा, उसके लिए कौन सा वर्ड सूटेबल है। अब लकड़ी तोड़ने के लिए प्लक नहीं आएगा, लकड़ी तोड़ने के लिए, पत्थर तोड़ने के लिए ब्रेक ही आएगा, तो यहाँ प्लक आएगा। किड्स डू नॉट प्लक, जैसे मैं बोलूँ रॉ मैंगो, बच्चे कच्चे आम नहीं तोड़ते, पक्के हुए तोड़ते। इंट्रोगेटिव में डू बेल आ जाएगा। डू किड्स, डू किड्स प्लक फ्लावर्स। इंट्रोगेटिव, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव में डू किड्स नॉट प्लक फ्लावर्स। इस तरीके से। क्लियर? ये है विजुअल एक्शन आ रहे हैं सारे, आदतन क्रिया वाले। किसके आ रहे हैं? आदतन क्रिया के आ रहे हैं, बहुत सारे हैं। अब इसमें सेंटेंस बनाए जाओ, असंख्य सेंटेंस। पक्षी उड़ते हैं, द बर्ड्स फ्लाई। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। बंदर पेड़ पर रहता है, द मंकी लिव्स इन द ट्री। मगरमच्छ पानी में रहता है, द क्रोकोडाइल लिव्स इन वाटर। मगरमच्छ मछली खाता है, क्रोकोडाइल, अब यहाँ मगरमच्छ खाता है, ईट नहीं आएगा, यहाँ एंगल्फ आएगा, निगलता वो, एंगल्फ या डेवोर। क्रोकोडाइल डेवोर्स, डेवोर्स फिशेज, निकल जाता है ऐसे के अंदर, अपने आप डाइजेस्ट हो जाता है, चबाने की जरूरत ही नहीं। देयर आर नंबर ऑफ सेंटेंसेज विच वी कैन मेक। क्लियर? यहाँ केवल मैंने फंडामेंटल समझाए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, यानी इसमें हैबिचुअल एक्शन का यूज होता है, यानी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। सब्जेक्ट को ध्यान में रखना है, सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर है तो मेन वर्ब के साथ ऐसे ऐसे लगाएंगे सिंपल सेंटेंस में। नेगेटिव इंट्रोगेटिव आ जाएगा तो फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे डू और डज। डू फर्स्ट पर्सन प्लूरल के साथ, डज थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ।
नेगेटिव इंटरोगेटिव होगा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज़ होगा। इस तरह से हमने सेंटेंस बताएं। अब हम यहाँ बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। क्लियर? तो इस तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे। ओके, आज के लिए इतना।